Hello everyone, welcome to Rajeshri classes. How are you? Hope you will be fine. मैं हूँ रंजना वाघमारे। स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल राजश्री क्लास में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस 8 का फोर्स एंड प्रेशर। इसका हम ये सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमने दे दिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्स एंड प्रेशर के सेकंड पार्ट को। लेकिन उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर में हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या लिया था। तो हमने इसमें क्या क्या लिया था कि व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या है। फिर बाद में हमने लिया था कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट हमने लिया था इसमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। और उसके बाद में हमने क्या लिया था, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है। और अब जो है हम लेने वाले हैं इनर्शिया के 3 पार्ट्स है। इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ अ मोशन और डायरेक्शनल इनर्शिया। ये 3 जो है इनर्शिया के पार्ट्स भी हमने देखे थे। ये क्या है देखा था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ से शुरू हो रहा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द टायर ऑफ द 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गेटिंग प्रेशराइज। आप देखते हो कि जो टायर होते हैं 2 व्हीलर्स के या फिर 4 व्हीलर्स के, ये जो है प्रेशराइज्ड होते हैं। द एयर फिलिंग्स मशीन हैज़ अ प्रेशर इंडिकेटिंग डायल और अ डिजिटल मीटर शोइंग द डिजिटल रीडिंग ऑफ अ प्रेशर। अब ये जो टायर्स है उसमें जो है हवा भरी रहती है। दैट इज, और वो कैसे भरी रहती है, मशीन से भरी जाती है। तो मशीन हैज़ अ प्रेशर, मशीन क्या करती है, प्रेशर देती है। इंडिकेटिंग डायल और अ डिजिटल मीटर शोइंग द डिजिटल रीडिंग ऑफ प्रेशर। जो मशीन से वो डालता है वहाँ पे एक इंडिकेटर डायल होता है। वो क्या बताता है, वो मीटर रीडिंग बताता है। ठीक है। तो उससे उसमें प्रेशर कितना जा रहा है वो जो है हमको समझ में आता है। ठीक है। द मशीन फील्स द प्रेशर टू अ सर्टन वैल्यू। अब वो जो मशीन होती है वो कुछ सर्टन वैल्यू तक ही उसमें जो है प्रेशर डालती है। ठीक है। यू आर अवेयर दैट अ फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड फॉर फिलिंग एयर इन द बाईसाइकिल टायर विद अ हैंड पंप। आपने देखा होगा कि हैंड पंप का यूज़ करके हम जो है बाईसाइकिल के टायर में जो है खुद हवा भरते हैं। ठीक है। तो बाय अप्लाइंग फोर्स, और जब हम वो हैंडपम्प से बाईसाइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो तब जो है हमारे हैंड को प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है। हम प्रेशर फोर्स से उसको दबाते हैं। सो बाय अप्लाइंग फोर्स एयर प्रेशर इज इंक्रीज। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। एंड देन द एयर इज पुश इनटू द एयर, और फिर जो है वो एयर जो है वो पुश होती है टायर में। आर फोर्स एंड प्रेशर रिलेटेड, क्या फोर्स और प्रेशर रिलेटेड है? तो हाँ, प्रेशर और फोर्स जो है वो रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी 3 दी हुई है। टेक सम शार्प पॉइंटेड नेल एंड पुश देम इनटू अ वुडन प्लैंक बाय हैमरिंग ऑफ देयर हेड्स। हमको क्या लेना है, एक शार्प पॉइंटेड नेल लेना है, मतलब खीला लेना है। और वो जो है वुडन प्लैंक में, एक वुडन के फ्रेम में हमको डालना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको हैमरिंग करेंगे उसके हेड को, और फिर वो हम उसमें डालेंगे। सो नाउ टेक अ नेल एंड होल्ड इट विथ इट्स हेड ऑन द प्लैंक एंड हैमर इट डाउन फ्रॉम द पॉइंटेड एंड। अब अगर हम उसको उल्टा करते हैं, नेल को अगर उल्टा करते हैं, पॉइंटेड जो पार्ट है उसका, तो उसको ऊपर रखते हैं और उसका हेड जो है वो हम वो वुडन प्लैंक पे रखते हैं, और वो पॉइंटेड पार्ट को हम हैमर करेंगे। तो वो जाएगा क्या, नहीं। व्हेन प्रेसिंग द ड्राइंग पिन्स इनटू अ ड्राइंग बोर्ड। आप ड्राइंग बोर्ड देखा होगा आपने, वहाँ पे वो छोटी छोटी पिन्स होती हैं अलग प्रकार की, उसको हम प्रेस करके वो ड्राइंग बोर्ड में डालते हैं। दे गेट इनटू द बोर्ड इजीली। तो वो जो है उसका हेड जो है वो बहुत ऐसे बड़ा होता है, और उसको हम प्रेस कर सकते हैं। तो वो प्रेस करने के बाद में वो अंदर चले जाता है। बट बाय अप्लाइंग अ फोर्स यूजिंग द थम वन कैन पुश द पिन्स इनटू द बोर्ड। हम क्या करते हैं, हमारे थम के प्रेशर से जो है उस पिन को अंदर डालते हैं ड्राइंग शीट में। ऑन द कॉन्ट्ररी वाइल प्रेसिंग ऑर्डनरी पिन्स, अगर उसकी जगह पे अगर हम ऑर्डनरी पिन को अगर डालते हैं तो उसका जो हेड होता है वो छोटा होता है, तो वो जो है हमारे थंब को हर्ट करता है। समझ में आया आपको?
व्हाट इज दिस सिंपल एक्सपीरियंस टेल? ये जो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था वो क्या बताता है हमको? द नेल इजीली पेनिट्रेट इनटू वुड फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। नेल जो है वो जो खिला है उसका पॉइंटेड एंड जो है वो वुडन में पेनिट्रेट इजीली हो जाता है। फ्रॉम दिस यू विल नोटिस दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द नेल इट इज इजी टू हैमर इट इनटू द प्लैंक। जब हम उसके हेड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब उसको हैमर से मारते हैं या फिर थंब से जो है उसको प्रेशर देते हैं, तो इट इज़ ईजी टू हैमर इट इनटू द प्लैंक। ईजीली हम वो प्लैंक में उस खिले को डाल सकते हैं। ओके, यूज योर ब्रेन पावर, ये आपको करना है। इट इज़ ईजी टू कट वेजिटेबल फ्रूट्स विथ अ शार्प नाइफ, अ ब्लंट नाइफ डज नॉट वर्क हियर, वाई डज दिस हैपन? यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो शार्प वेजिटेबल कट करने का जो हमारा नाइफ होता है, या फ्रूट कट करने का जो नाइफ होता है, तो उससे जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल इजीली कट हो जाते हैं। हाँ, बट अगर उसको उस नाइफ की अगर ब्लंट हो वो नाइफ, सो डज नॉट वर्क हियर, बट अगर वो ब्लंट है तो वो क्या करता है, वो काम नहीं करता है। ठीक है, उससे कट नहीं होता है जल्द से। तो ये क्यों होता है? हाँ, क्योंकि इसका आंसर क्या है? इट इज इजी टू कट वेजिटेबल बिकॉज यूजिंग अ शार्प नाइफ इट हैज लेस सरफेस एरिया एंड वी नो दैट लेसर द सरफेस एरिया मोर इज द प्रेशर। समझ में आया आपको? when we using a sharp knife, because of it has less surface area, and we know that the lesser the surface area more is the pressure. ओके, तो नेक्स्ट है द फोर्स exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. so what is pressure? a force exerted, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, और इसको अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए। द फोर्स exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. समझ में आया आपको? एक परपेंडिकुलर एरिया पे जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो और वो हम फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, प्रेशर का फार्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। अब यूनिट ऑफ प्रेशर देखेंगे। प्रेशर का यूनिट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स इज न्यूटन। अब हमको ये भी नहीं मालूम था कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, वो है न्यूटन। इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए और इसको अपने नोटबुक में लिखिए। हाँ, मतलब नोट्स छोटे छोटे जो है आपको निकालते जाना है। और न्यूटन को कैसे लिखा जाता है? एन से, कैपिटल एन। एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। हम जो एरिया मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ अ प्रेशर, इसीलिए जो है एसआई यूनिट ऑफ अ प्रेशर क्या है? एन रेस टू एम स्क्वायर। एन रेस टू एम स्क्वायर। ये भी ध्यान में रखना है आपको, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। इट इज नोन एज अ पास्कल, और इसे क्या कहते हैं? पास्कल भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में पीए लिखा जाता है। इन एटमॉस्फेरिक साइंस द यूनिट ऑफ अ प्रेशर इज बार। अगर एटमॉस्फेरिक साइंस के हिसाब से अगर ऐसा इसका यूनिट देखा जाए तो प्रेशर का यूनिट क्या है? बार है। 1 बार इज इक्वल टू कितना है? 10⁵ पास्कल। ओके, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर रिड्यूस फॉर द सेम फोर्स। अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर जो है उसका रिड्यूस हो जाता है फॉर द सेम फोर्स। जितना सेम फोर्स लगा रहे बड़े एरिया में, तो उसका प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। एंड इफ द एरिया डिक्रीजेस, अगर एरिया कम है
द प्रेशर इंक्रीजेस, तो क्या होता है, सेम फोर्स पे हम अगर कम एरिया में अगर ये प्रेशर लगा रहे तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू अ नेचुरल एडाप्टेशन द बॉटम सरफेस ऑफ अ कैमल फीट आर ब्रॉड. अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, नेचुरली एडाप्टेशन है ये कैमल का, कि कैमल का जो बॉटम सरफेस है वो कैसा होता है, कैमल्स फीट, बॉटम सरफेस ऑफ कैमल्स फीट, कैमल के फीट का जो बॉटम सरफेस है वो ब्रॉड होता है. हेंस द कैमल वेट इज एक्सर्टेड ऑन अ लार्ज एरिया एंड द प्रेशर ऑन द सैंड इज रिड्यूस. तो इसीलिए जो है कैमल के वो जो फीट के ब्रॉड एरिया की वजह से उसका वेट जो है लार्ज एरिया पे गिरता है. लार्ज एरिया पे उसका वेट जो है गिरता है. इसीलिए क्या होता है, उसका प्रेशर ऑन सैंड इज रिड्यूस. हमने ऊपर ही देखा था अभी, इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर रिड्यूस. तो इसीलिए जो है वो सैंड का प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है. दिस इज वाई कैमल्स फीट डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द सैंड. और इसी वजह से जो है कैमल की फीट जो है जो रेती में है जो दब नहीं जाते हैं, एंड इट बिकम्स इजी टू वॉक. और उसे सैंड एरिया में जो है वॉक करने के लिए, चलने के लिए कुछ तकलीफ नहीं होती है. ठीक है. प्रेशर ऑन सॉलिड. नेक्स्ट यू सी प्रेशर ऑन सॉलिड. एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट केप्ट इन एयर. एयर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट केप्ट इन एयर. एयर में व्हेन अ वेट इज केप्ट ऑन अ सॉलिड प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट. अगर वेट इज केप्ट ऑन अ सॉलिड, अगर सॉलिड पे कोई प्रेशर, व्हेन अ वेट अप केप्ट ऑन अ सॉलिड, किसी सॉलिड पे अगर हम वेट रखते हैं तो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है. समझ में आया? किसी सॉलिड वस्तु पे अगर हम कोई प्रेशर रख रहे हैं, कोई चीज़ रख रहे हैं, वेट रख रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है. ठीक है. द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू. अब प्रेशर जो है किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ द वेट. उसका जो भी हम वेट रख रहे हैं उसके वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टैक्ट एरिया. और जहाँ पे हम रख रहे हैं, जो दो वस्तु के बीच में रख रहे हैं वहाँ का कॉन्टैक्ट एरिया, इस पे जो है प्रेशर डिपेंड होता है. समझ में आ गया? यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया है. ये जो 2 थिंग्स यहाँ पे रखी है उसके ऊपर जो है एक ये लकड़ी की एक पट्टी जो है वो रखी हुई है. ठीक है. तो इस एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा. अब पहले इसमें जो है कुछ भी वेट नहीं रखा है हमने, तो वो प्लेन है. दूसरे इसमें हमने सभी तरफ बराबर प्रेशर रखा है, इसीलिए दूर दूर हमने ये रखा है, तो सभी तरफ प्रेशर जो है सेम है, इसीलिए ये जो है मतलब झुक नहीं रहा है. लेकिन थर्ड इसमें आप देखो, सिर्फ एक ही जगह पर हमने प्रेशर जो है दिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो लकड़ी है वो झुक जा रही है. तो ये एक एग्जाम्पल है इसका. नेक्स्ट यू सी यूज योर ब्रेन पावर. यू मस्ट हैव सीन अ वेजिटेबल वेंडर कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड. हमने सब्जी वाली यानी जो जाते हैं उनको देखा है, तो वो क्या करती है कि अपने सिर के ऊपर जो है वो इतना बड़ा जो सब्जी का वो जो ये रहता है टोकनी, वो उठाकर वो चलती है. शी कीप ट्विस्टेड पीस ऑफ अ क्लॉथ ऑन द हेड. लेकिन वो डायरेक्ट वो जो उसका वो सब्जी का जो टोकना है वो डायरेक्ट अपने सिर पे रखती है क्या? नहीं. उसके बीच में जो है एक क्लॉथ होता है, जिसको वो ट्विस्ट करके रखती है, और उसके ऊपर फिर वो अपना टोकना रखती है बिलो द बास्केट. हाउ डज इट हेल्प? अब ये जो वो ट्विस्टेड पीस रखती है वो क्या कैसे हेल्प करता है उसको? तो क्या होता है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड. क्या करता है कि ये जो उसके हेड के ऊपर जो बीच में जो
क्लोथ का कपड़े का जो एक ये रखा रहता है ट्विस्टेड पीस, तो वो क्या करता है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट। वो जो हेड से उस टोकने तक का जो कांटेक्ट है वो इंक्रीज कर देता है ऑफ द लोड विथ देयर हेड। इवन द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस। तो इससे क्या होता है कि उसका जो हेड पर का जो प्रेशर है वो जो है ऑन द हेड इज कम हो जाता है। सो तो इसीलिए जो है उसको वो जो लोड कैरी करने को इजी हो जाता है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट यू सी, वी कैन नॉट स्टैंड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम एक जगह पर बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते। हाउ देन कैन वी स्लीप ऑन अ प्लेस फॉर 8 एंड ऑड आवर्स। लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम स्लीप यानी सोते हैं, तो हम रेस्ट कंडीशन में रहते हैं, तो हम 8 आवर भी रेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर स्कीइंग ऑन आइस वाई आर लॉन्ग फ्लैट स्की इज यूज्ड। जब स्की का यूज़ होता है, आपने देखा होगा बर्फीले जगह पर जो है स्कीइंग करते हैं लोग आइस में, तो वहाँ पे जो है वो स्की जो यूज़ करते हैं वो बहुत लॉन्ग होती है और फ्लैट होती है। क्यों यूज़ करते हैं वो लॉन्ग फ्लैट स्की? लॉन्ग फ्लैट स्की इज़ यूज्ड फॉर स्कीपिंग ऑन आइस, स्कीइंग ऑन आइस बिकॉज इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्की। वो क्या करता है, उस सरफेस एरिया जो है स्की का वो बढ़ा देता है, सो दैट लेस प्रेशर विल बी अप्लाइड। तो उससे जो है प्लेस इंक्रीज होने की वजह से जो वहाँ का प्रेशर है वो रिड्यूस कम हो जाता है। दैट लेस प्रेशर विल बी अप्लाइड, मतलब प्रेशर जो है वो कम लगता है ऑन द आइस, एंड द स्की बोर्ड विल नॉट गेट डग अप इन द आइस। और इससे जो है वो स्की जो है वो अंदर, वो बर्फ में जो है अंदर दबती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट यू सी प्रेशर ऑन लिक्विड। लिक्विड पे प्रेशर कैसे होता है? एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टेक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑन विच अ रबर बलून कैन बी फिटेड। नीचे जो है इसका एग्जाम्पल भी दिया है। ये जो दो बॉटल्स दिखाई दे रही है आपको, प्लास्टिक बॉटल, एक 10 सेंटीमीटर के लॉन्ग पीस ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑन विच अ रबर बलून कैन बी फिटेड। यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है आपको कि एक बलून जो है उसको लगाया हुआ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे। तो एक मिनट, हाँ, तो क्या करना है, विच अ रबर बलून कैन बी फिटेड, वार्म अप वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब हमको क्या करना है, ग्लास ट्यूब के एक एंड से जो है हमको उसको वार्म करना है, गर्म करना है, एंड जेंटली पुश इनटू द बॉटल। और फिर क्या करना है, इसको, ये जो ट्यूब है इसको हमें, ये जो ट्यूब है इसको हमें थोड़ा सा गर्म करके वो बॉटल में डाल देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, gently push into the bottle, put in the bottle at about 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। बॉटल के 5 सेंटीमीटर मतलब बॉटम के एरिया से 5 फीट के अंतर में वो उसको हमको ये करना है, अंदर डालना है। यहाँ से 5 फीट के अंतर में हमको इसको अंदर डालना है। ठीक है। टू अवॉइड वाटर लीकेज अप्लाई मोल्टेन वैक्स ऑन द साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब यहाँ से पानी लीक नहीं होना चाहिए करके हमने इसको क्या लगाया है, वैक्स लगाया, मोल्टेन वैक्स। नाउ फिल वाटर स्लोली इन द बॉटल। फिर बाद में हमको इसमें वाटर स्लोली डालना है इन द बॉटल, एंड सी हाउ द बलून इन्फ्लेटेड। और देखना है कि ये बलून जो है कैसे मतलब फूकता है, जो इन्फ्लेट होता है, उसे इन्फ्लेट कहते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप वहाँ पे, द प्रेशर ऑफ अ वाटर एक्ट्स ऑन द साइड ऑफ द बॉटल एज वेल। तो ये जो प्रेशर है, पानी डालने की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पे, ये प्रेशर जो है इस बलून में आ रहा है। ठीक है। और इसीलिए ये जो बलून है वो इन्फ्लेट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 दिख रही है यहाँ पे, टेक अ प्लास्टिक बॉटल,
पर्स इट विथ अ थिक नीडल एट द पॉइंट 1 2 3। इसको हमको क्या करना है, पियर्स अ 3 होल्स विथ पिन। पिन से हमें यहाँ पे 3 होल करने हैं। शोन इन द फिगर 3.7, ये जो है 3.7 है फिगर। फिल वाटर इन द बॉटम बॉटल अप टू फुल हाइट। अब इसमें भी जो है वाटर डालना है, फुल हाइट पे वाटर फिल करना है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर वाटर जेट्स विल बी सीन इमर्जिंग एंड प्रोजेक्टिंग आउट। अब हमको क्या दिखेगा कि यहाँ से जो है पानी डालने की वजह से प्रेशर आता है, यहाँ पे एग्जर्ट होता है, तो वो प्रेशर से जो है पानी हमको बाहर निकलते हुए दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो द वाटर जेट इमर्जिंग फ्रॉम द होल एट द टॉप विल as shown in the figure, water jets will be seen emerging and projecting out। ये बाहर आते हुए दिख रहा है हमको। the water jet emerging from the hole at the top will fall closest to the bottom bottle। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो थर्ड पॉइंट पे जो पानी निकल रहा है यहाँ से, वो जो है बिल्कुल बॉटल के क्लोज से निकल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्लोज से जा रहा है। द वाटर जेट इमर्ज फ्रॉम द होल एट द टॉप विल फॉल क्लोजेस्ट टू द bottle। The jet from the lowest hole falls farthest from the bottle। Also jet coming out from the 2 holes at the same level fall at the same distance from the bottle। Okay। दूसरे इसमें जो है हमको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है। और फर्स्ट इसमें हमको क्या दिख रहा है, वो स्पीडली जा रहा है, दूर से मतलब दूर गिर रहा है। तो व्हाट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, एट any one level the liquid pressure is the same। also the pressure increase as the depth of the liquid increases। मतलब डेप्थ में जो है नीचे, बॉटल के नीचे जो है प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होने की वजह से जो है यहाँ का जो वाटर हमको दूर ऐसे गिरते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे फिर कम हो गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया इसका। और थर्ड इसमें जो है और कम हो गया, तो इसलिए ये ज़्यादा क्लोजेस्ट हमको दिख रहा है बॉटल के, ठीक है। ये समझ में आ गया हो गया आपको। नेक्स्ट गैस प्रेशर। नेक्स्ट इज द गैस प्रेशर। इफ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ, इट इन्फ्लेट्स इन ऑल साइड। जब हम बलून को लेते हैं अपने माउथ में और उसको इन्फ्लेट करते हैं, तो वो ऑल साइड से जो है इन्फ्लेट होता है, पूरे साइड से उसके। इफ अ पिन होल इज इंक्रीज्ड created in the balloon, air leaks out and the balloon does not inflate fully। अगर किसी जगह पे हमने अगर उसको पिन लगा दिया तो क्या होगा, एयर जो है लीक हो जाएगी, निकल जाएगी उसमें की, एंड बलून डज नॉट इन्फ्लेट फुल्ली, और फिर जो है बलून पूरा इन्फ्लेट नहीं होगा। इट इज़ रियलाइज दैट लाइक अ लिक्विड गैस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ एनक्लोज्ड। जैसे कि लिक्विड में, गैस में प्रेशर एक्सर्ट होता है, वैसे ही नहीं सॉरी, इट इज़ रियलाइज दैट लाइक अ लिक्विड, मतलब लिक्विड में जैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है, वैसे ही गैस में भी जो है प्रेशर एक्सर्ट होता है। समझ में आया, एक्सर्ट प्रेशर ऑन, और वो प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट होता है, बॉल ऑफ द कंटेनर, वो पूरे उसके बॉल पे, इन विच इट एनक्लोज। ओके। ऑल गैसेस एंड लिक्विड हैव अ कॉमन नेम फ्लूइड। अब गैस हो या लिक्विड हो, उसका कॉमन नेम क्या है, फ्लूइड। ओके। फ्लूइड्स इन अ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर। और ये जो फ्लूइड है, जो भी जो फ्लूइड है कंटेनर में एक्सर्ट हो रहा है, कंटेनर में जा रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर, ऑन द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मतलब लिक्विड में बॉटम ऑफ द कंटेनर में जा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और गैसियस में उसके वॉल पे एक्सर्ट कर रहा है। अ फ्लूइड एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एक्सर्ट्स इट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जो फ्लूइड है, जो भी अंदर जा रहा है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। वो फ्लूइड जो है कंटेनर
के सभी डायरेक्शन में जो है एग्जर्ट कर रहा है, इक्वली एग्जर्ट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट विद इन द फ्लूइड. ओके, नेक्स्ट इज द, आपको समझ में आ गया ये गैस प्रेशर क्या है? तो आई थिंक you understood that. Okay, next is atmospheric pressure. Air surrounds the earth from all sides. एयर जो है हमारे पूरे आजू बाजू में, हमारे पूरे एरिया में फैली हुई है. दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और ये जो लेयर है हमारे आसपास में, सराउंडिंग में एयर की है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट. तो ये जो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक एक्सर्ट हुआ है, एग्जिस्ट है, मतलब कहाँ तक है? 16 किलोमीटर हाइट है हमारे. तो इट फर्दर एक्सटेंड अप टू अबाउट 400 किलोमीटर इन अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म. और उस 16 किलोमीटर के अबाउ जो एयर है वो कैसी है? कम है. 400 किलोमीटर तक जो है मतलब बहुत कम है. द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको आपको याद करना है. द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एयर, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है एयर में, उसे हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको आपको लिख लेना है, ठीक है. तो इमेजिन दैट अ वेरी लॉन्ग हैलो सिलेंडर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इमेजिन कीजिए कि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो एक बहुत बड़ा हैलो सिलेंडर है, जैसे हमारे घर में सिलेंडर होता है ना, जिसमें कि गैस भरी हुई होती है. वैसे ही समझ लो कि ये हमारा एटमॉस्फेयर भी एक सिलेंडर है. एक यूनिट तक उसमें जो है एयर भरी हुई है, ठीक है. सेक्शनल एरिया स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट कंटेन्स एयर. और उसमें जो है क्या है? एयर भरी हुई है. वेट ऑफ दिस एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब वेट जो है एयर का हमको अगर लेना है तो कैसे लेना है? फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ. मतलब सेंटर से, सेंटर ऑफ द अर्थ से जो है हम इसको पकड़ेंगे कि वेट उसका कितना होगा. दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेशियो ऑफ दिस वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस. इसका क्या मीनिंग है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अगर हमने पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर वेट करना है तो वो सेंटर ऑफ द अर्थ से हमें करना पड़ेगा. पर अगर किसी एक जगह पर का जो अगर हमको करना है तो उसका रेशियो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अ एरिया ऑफ द सरफेस. The air pressure at the sea level is called 1 atmospheric pressure. अब अगर सी लेवल पे अगर हम एयर प्रेशर देखते हैं तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वन गोज अप इन हाइट फ्रॉम द सी लेवल. और जैसे ही सी लेवल से हम ऊपर आते हैं एयर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या है? 101 इंटू 10⁻³ पास्कल. ये इक्वल टू कितना होता है? 1 बार. और 1 बार इज इक्वल टू हमने ऊपर ही देखा 10⁻³ m बार. ओके, 1 m बार इज इक्वल टू कितना है? 10⁻² पास्कल. तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁻³ m बार. ओके, 1 m इज इक्वल टू 10⁻² पास्कल. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन द यूनिट्स m बार. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है यूनिट क्या है? m बार. और इसको क्या बोलते हैं? हेक्टो पास्कल, HPA. ये भी ध्यान में रखना है आपको. द फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एट अ पॉइंट इन एयर, अगर उसको पॉइंट करते हैं एयर में तो इक्वल है फ्रॉम ऑल साइड. सभी साइड में जो है उसका वो इक्वल होता है. हाउ इज दिस प्रेशर क्रिएटेड? अब ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? इफ
एयर एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंटेनर, अगर हमने देखा कि एक आधे क्लोज कंटेनर है उसमें जो है एयर है समझो, हाँ, द एयर मॉलिक्यूल्स इज रैंडम मोशन। अब ये जो एयर जो है रैंडम मोशन में फ्लो होते रहता है कंटिन्यूसली, एंड कंटिन्यूसली हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर, और उस कंटेनर में वो जो है हीट करते रहता है उसके वॉल को। इन दिस इंटरेक्शन अ फोर्स इज एक्सर्टेड, और जब ये इंटरेक्शन होते रहता है मतलब कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में घूमते रहना और फिर उस वॉल को हीट करते रहना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन अ फोर्स इज, उसकी वजह से जो है फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर के वॉल पे जो है एक प्रेशर फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स, और इसकी वजह से जो है वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है। यू अंडरस्टूड दैट? आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वी कॉन्स्टेंटली बियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अवर हेड्स। हमारे सर के ऊपर जो है एयर तो सभी तरफ है ना, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अवर हमारे हेड के ऊपर भी होता है, कॉन्स्टेंटली चलते रहता है। हाउएवर द कैविटीज इन अवर बॉडी आर आल्सो फिल्ड विथ एयर। हमारे बॉडी के कैविटीज में भी जो है एयर होता है, एंड आर्टरीज एंड वेन्स आर फिल्ड विथ ब्लड, और आर्टरीज और वेन जो होती है हमारे उसमें ब्लड फिल होता है। देयरफॉर वी डू नॉट गेट crush under water and due to atmospheric pressure as the pressure is balanced। और इसके वजह से हमारा जो प्रेशर है वो बैलेंस होता है। द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट फ्रॉम द सी लेवल एज शोन इन फिगर 3.9। 3.9 में जो दिया हुआ है, द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है डिक्रीजेस विथ हाइट, जितना जितना ऊपर जाएगा वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। डिक्रीज विथ हाइट फ्रॉम द सी लेवल से जितना प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज होते जाएगा विथ हाइट के हिसाब से वो जो है डिक्रीज होते जाता है। हाँ, प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट फ्रॉम द सी लेवल एज शोन इन फिगर 3.9। ये जो है हमने 3.9 में देखा, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर हियर। एट द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, अब हमने देखा ऊपर ही कि सी लेवल पे कितना होता है 101 इंटू 10⁻³ पास्कल, is acting on the table top of a size 1 meter square। Under such a heavy pressure, why doesn't the table top क्रम्बल डाउन? इसका आंसर जो है आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंट फोर्स क्या है? बॉयंट फोर्स क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लीड टाइटली। यहाँ पे क्या किया है कि एक बॉटल ली है और उसका जो लीड है उसको टाइट किया हुआ है, फिल द लीड टाइटली। नाउ प्लेस इट इन अ वाटर एंड सी। उसको क्या करना है, एक वाटर के कैन में जो है उसको फ्लोट करना है, मतलब डाल देना है, ठीक है। इट विल फ्लोट, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा ऑन वाटर। ट्राई एंड पुश इट इनटू द वाटर। अब इसको क्या करना है, पुश करना है, अंदर पुश करते जाना है, तो वो क्या करेगा, नीचे जाएगा फिर थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट्स कैन ऑल्सो बी डन विथ अ प्लास्टिक हालो बॉल। अब यही एक्सपेरिमेंट हम प्लास्टिक का हालो बॉल लेके भी कर सकते हैं। उसको पानी में डाल देना है तो वो फ्लोट करेगा, लेकिन उसको पुश करेंगे अंदर तो वो अंदर जाएगा फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर। अब क्या करना है, बॉटल में वाटर भर देना है और फिर उसको फिर पानी में डाल देना है। तो फिल द बॉटल विथ वाटर, फुलेस्ट कैपेसिटी एंड क्लोज द लीड। उसका भी लीड क्लोज कर देना है, उसको छोड़ देना है, एंड रिलीज इन वाटर। द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वाटर। अब क्या करेगी, वो बॉटल अंदर जाएगी लेकिन बीच में ही फ्लोट करेगी। व्हाई डज इट दिस हैपन? ये क्यों हो रहा है? हाँ, तो
द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल जो है फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एम्प्टी बॉटल जो है सरफेस पे फ्लोट हो रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी द बॉटल फुल ऑफ वाटर फ्लोट इनसाइड वाटर बट डज नॉट गो टू द बॉटम। लेकिन जो पानी से फिल की हुई बॉटल जो है अंदर जा रही है, लेकिन वो पूरी अंदर जा रही है क्या? नहीं। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज निग्लिजिबल। जब हम एम्प्टी बॉटल डाल रहे हैं लीड बंद करके, तो उसमें जो है एम्प्टी बॉटल में उसका वेट जो है बिल्कुल निग्लिजिबल है एज कंपेयर विद द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड। जो हमने फुल बॉटल जो अंदर डाली थी उसके कंपेरिजन में जो है वो एम्प्टी बॉटल का वेट निग्लिजिबल है। सच ए बॉटल विद वाटर नाइदर फ्लोट ऑन द सरफेस नॉर डज इट गो टू द बॉटम। और ये जो बॉटल है जो पानी से भरी हुई है वो ना अंदर जाती है एकदम फ्लोट में, यानी अंदर डीप में भी नहीं जा रही है और वो फ्लोट भी नहीं हो रही है। दिस मीन्स द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। इसका क्या मीनिंग है कि कुछ ना कुछ फोर्स जो है उसमें एक्टिंग हो रहा है, एक्ट हो रहा है। ओके, तो ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जो अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, उस पर कोई दूसरा एक कोई फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। सो मस्ट हैव बीन बैलेंस, मतलब बैलेंस कर रहा है इसको। जो भी नीचे से कोई एक फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, तो कोई ना कोई एक फोर्स है जो एक्ट हो रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? उसको बॉटल को बैलेंस कर रहा है बाय एन अपोजिट फोर्स। मतलब नीचे से अपोजिट फोर्स जो है अपर डायरेक्शन में जा रहा है, उससे जो है वो बॉटल को बैलेंस कर रहा है ऑन द बॉटल फिल्ड विथ वाटर। दिस फोर्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग द बॉटल। और ये जो फोर्स है उस बॉटल के सराउंडिंग में ही एक्सर्ट हो रहा है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वाटर आर बॉटल फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बायंट फोर्स। वो जो फोर्स है जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जो फिर वाटर में जो है, या फिर कोई दूसरा फ्लूइड है, या फिर गैस है, कोई गैस भरी हुई बोतल डाल रहे हैं हम, या फिर पानी भर के डाल रहे हैं उसमें, या कोई भी लिक्विड फिल करके हम उसको डाल रहे हैं, तो वो ना अंदर जा रही है और ना ऊपर आ रही है। मतलब कुछ ना कुछ कोई फोर्स जो है अपर डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा है, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बॉयंट फोर्स। समझ में आ गया आपको ये बॉयंट फोर्स? सो यूज़ योर ब्रेन पावर। यहाँ पे जो है आपको करना है ये, ट्राई दिस भी आपको करना है। नेक्स्ट, एन आयरन नेल सिंक इन वाटर। आयरन की जो नेल है वो क्या करती है? जब हम पानी में डालते हैं तो वो नीचे चली जाती है और सेटल हो जाती है। बट वाई डज द मैसिव स्टील शिप फ्लोट ऑन इट? लेकिन जो शिप होती है इतनी बड़ी बड़ी आयरन लगा के होती है उसमें, तो वो क्या करती है? फ्लोट होती है ऑन पानी के ऊपर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड in a liquid, a buoyant force act on it and hence it appears that the weight of the object is reduced। तो ये क्यों शिप फ्लोट होती है? क्योंकि यहाँ पर भी जो है buoyant फोर्स जो है एक्ट हो रहा है। ठीक है, इट बिकम्स ईजियर टू स्विम इन सी वाटर दैन इन फ्रेश वाटर। अब जो स्विमिंग करते हैं उनको पता है कि उनको जो है सी वाटर में जितना इजीली वो स्विम कर लेते हैं उतना फ्रेश वाटर में वो स्विम नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज हायर दैन द डेंसिटी ऑफ अ फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर की डेंसिटी जो है वो कैसी होती है? कम होती है, और सी वाटर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, ड्यू टू सॉल्ट्स डिजॉल्व इन सी वाटर। और ये डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि सॉल्ट जो है वो पानी में जो सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व होता है सी वाटर में। इन दिस बुक यू हैव सीन दैट लेमन सिंक इन अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर
but it floats when we stir in 2 spoon of salt in the water. हमने एक बॉटल में अगर पानी लिया और उसमें लेमन डाल दिया फ्रेश वाटर में, तो वो क्या होगा, लेमन ऊपर आ जाएगा. लेकिन अगर उसमें हमने 2 स्पून अगर सॉल्ट डाल दिया और स्टीर करके उसको मिक्स कर दिया, तो इन साल्टी वाटर द बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड, और वो जो साल्टी वाटर है तो वो जो लेमन है वो अंदर सिंक हो जाएगा. सो इन साल्टी वाटर द बॉयंट फोर्स एक्सिड. तो उस सॉल्टी वाटर में जो है बॉयंट फोर्स एग्जिट होता है. द ग्रेविटेशन एक्सीड द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स को वो एक्सीड करता है बॉयंट फोर्स. ओके, व्हाट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एग्जांपल? क्या हमने मालूम किया इस एग्जांपल से? बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर. बॉयंट फोर्स जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड होता है. पहला क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. द buoyant force is more if the volume of the dipping object is more. अगर buoyant force जो है कौन से ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा होता है? जिसका वैल्यू जो है ज़्यादा होता है. और सेकंड वन क्या है? डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. मोर द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. अगर उस लिक्विड की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसमें बॉयंट फोर्स भी जो है ज़्यादा होता है. ठीक है, ये समझ में आया आपको भी? तो आगे देखते हैं हम. आगे क्या दिया है? डू यू नो हाउ इट इज डिसाइडेड दैट ऑब्जेक्ट left in liquid will get sink in the liquid, will float on the surface or will float inside the liquid? ये कैसे डिसाइड करते हैं हम? उसको ऑब्जर्व करके. द ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ द बायंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट. अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है तो क्या होगा कि बायंट फोर्स जो है ज़्यादा है उसका. बायंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट. मतलब वो ऑब्जेक्ट के वेट से जो है बायंट फोर्स ज़्यादा है. और ऑब्जेक्ट सिंक इन द बायंट फोर्स. ऑब्जेक्ट सिंक इफ द बायंट फोर्स इज स्मॉलर. अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है सीधा, तो समझ लेना है कि बॉयंट फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट. बॉयंट फोर्स जो है कम है उस ऑब्जेक्ट के वेट से. अब ऑब्जेक्ट फ्लोट इनसाइड द लिक्विड इफ द बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट. अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है लेकिन अंदर फ्लोट हो रहा है इनसाइड द लिक्विड, तो समझ लेना है कि बॉयंट फोर्स क्या है? इक्वल है. मतलब वो ऑब्जेक्ट का वेट जो है बॉयंट फोर्स के इक्वल है. ओके, नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी सिद्धांत. टेक अ लॉन्ग ट्यूबर बैंड एंड कट इट एट 1 पॉइंट. हमको क्या करना है? एक रबर बैंड लेना है एंड कट इट एट 1 पॉइंट. उसको एक पॉइंट से कट कर देना है. एट वन ऑफ इट्स एंड टाई अ क्लीन वॉश स्टोन. अब उसमें हमको क्या करना है? एक स्टोन लेना है और वो रबर बैंड से जो है उसको बांध देना है. ठीक है, और अ 50 ग्राम वेट एज शोन इन फिगर. ये जो ये फिगर में हमको दिख रहा है यहाँ पे 50 ग्राम का वेट जो है उसका है एज शोन इन द फिगर. नाउ होल्ड द अदर एंड ऑफ द रबर बैंड एंड मेक अ मार्क देयर. अब क्या करना है? यहाँ से हमको उस रबर बैंड को पकड़ना है. दोनों साइड में इक्वल इसमें इसको पकड़ना है. अब ये जो है कीप द स्टोन हैंगिंग इन एयर एंड मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड फ्रॉम द स्टोन टू द मार्क मेड अर्लियर. अब इसको पकड़ के जो है हमको उस पत्थर को हमने बांध दिया है स्टोन को 50 ग्राम का, उसको छोड़ देना है अंदर. तो ये रबर बैंड जो है स्ट्रेच होगा और ये जो स्टोन है वो अंदर जाएगा. ठीक है. नाउ टेक वाटर इन अ पॉट. अब एक इसमें वाटर लेना है और सेम एक्सपेरिमेंट करना है. फिर से हमको वैसे ही रबर बैंड को नीचे स्टोन को बांधकर छोड़ देना है और ऊपर यहाँ से उसको पकड़ना है. ठीक है.
Now take water in a pot and hold the rubber band at such a height that the stone sink in it. Again measure the length of the rubber band up to the mark. फिर से हमको इसको मेजर करना है. इसको भी मेजर करना है और इसको भी मेजर करना है हमको. What is observed? क्या दिख रहा है आपको? This length is in shorter than the earlier length. यहाँ की लेंथ जो है हमको कम दिख रही है और यहाँ जो है हमको लेंथ ज़्यादा दिख रही है. So while dipping the stone in water, length of the stretch rubber gets slowly reduced. जैसे ही हम ये स्ट्रेच रबर को पानी के इसमें डालते हैं पत्थर बांधकर, तो क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेच रबर गेट स्लोली रिड्यूस. इसकी लेंथ जो है स्लोली रिड्यूस हो जाती है एंड इज मिनिमम व्हेन इट सिंक कंप्लीटली. जब वो कंप्लीटली ये होती है, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेच होती है, जब एंड मिनिमम व्हेन सिंक कंप्लीटली, जब वो कंप्लीटली सिंक करता है तब जो उसकी हाइट जो है मिनिमम होती है. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अ शॉर्टर लेंथ ऑफ द रबर बैंड इन वाटर. अब ये जो लेंथ है वो शॉर्टर क्यों हो रही है? तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? व्हेन द स्टोन इज sunk in water, a buoyant force act on it in the upward direction. जब हम ये जो रबर बैंड जो है पानी में जब डालते हैं तो यहाँ पे बायंट फोर्स एक्ट होता है. यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे जो है बायंट फोर्स एक्ट होता है और उसकी वजह से जो है ये उसको पुश करता है ऊपर. ये बायंट फोर्स जो है रबर बैंड को जो है ऊपर पुश करता है. ठीक है. Therefore the force which act on it in the downward डायरेक्शन इज इफेक्टिवली रिड्यूस. इसलिए जो है फोर्स जो है लग रहा है उसको वो रिड्यूस हो रहा है और उसकी लेंथ जो है वो छोटी दिख रही है. नेक्स्ट यू सी हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंट फोर्स. बायंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? इज इट इज सेम फॉर ऑल द लिक्विड. अब ये जो है क्या सभी लिक्विड में सेम होगा? इज द बायंट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. क्या बायंट फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पे इक्वल रहता है? नहीं. ओके, द आंसर इज दिस क्वेश्चंस आर एम्बॉडीड इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और ये जो आंसर है ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दिया हुआ है. दिस प्रिंसिपल स्टेटेड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन फ्लूइड, अ फोर्स ऑफ बॉयंट फोर्स एक्ट ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है पार्शियली और फुल्ली इमर्ज इन लिक्विड, जब उसको आधा या फिर पूरा अगर हम उस लिक्विड में डालते हैं, अब फोर्स इज बॉयंट फोर्स एक्ट ऑन इट. उसमें जो है एक बॉयंट फोर्स जो है वो एक्ट हो जाता है जो उसको अपर डायरेक्शन में पुश करता है. दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. और ये जो फोर्स है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड. जो उस फ्लूइड का वेट है उसके इक्वल होता है वो बॉयंट फोर्स. फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है. ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल. एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन इन द अर्लियर एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और यही जो है जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था उस पर इसको रिलेट करना है. ठीक है. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन है ऑफ द साइंटिस्ट. ये आपको पढ़ लेना है और इसको रिमार्क करना है. ठीक है. द यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी वाइड. आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो बहुत जगह पर यूज होता है. दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप एंड सबमरीन. तो ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है कहाँ पर यूज हो रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप बनाने के इसमें, और सबमरीन्स बनाते हैं वहाँ पर. द इंस्ट्रूमेंट्स सच एज लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. और इंस्ट्रूमेंट कौन सा? लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है. ठीक है.
नीचे क्या दिया है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको हम देखेंगे अभी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। ओके, तो ये मास के जगह पे फोर्स भी आ सकता है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ अ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या है डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द प्रॉपर्टी डेंसिटी इज वेरी यूजफुल इन डिसाइडिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, द रिलेटिव डेंसिटी दी है यहाँ पे, ये देखना है आपको। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस WRT, द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या फार्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ वाटर। ओके, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रेशियो ऑफ 2 इक्वल फिजिकल क्वांटिटीज है ये, इसीलिए जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या है, इसको दूसरे इसमें भी रिलेटिव डेंसिटी की जगह पर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछा जा सकता है आपको। सेम मीनिंग होता है, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द सेम। ओके, तो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, बहुत सिंपल है। द एरिया ऑफ अ बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स इज 0.25 मीटर पर स्क्वेयर है, एंड वेट इज 50 न्यूटन है। उस टिफिन का वेट कितना है, 50 न्यूटन है, और उसका एरिया जो है 0.25 मीटर स्क्वेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द शेल्फ। अब उसमें उसके शेल्फ में कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो हमको देखना है। गिवन क्या है, एरिया दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर, वेट ऑफ द बॉक्स कितना दिया है 50 न्यूटन। अब इसमें क्या है, सिर्फ प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फार्मूला हमें मालूम ही है, ऊपर ही हमने देखा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर जब हमने पढ़ा था उसमें ही देखा हमने कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना है, 50 न्यूटन है, वेट यानी उसका फोर्स है, ठीक है। और एरिया कितना है 0.25 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल था ये एग्जांपल। नेक्स्ट सेकंड देखिए आप अभी, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया है, उसका फार्मूला भी हमने देखा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। अब रिलेटिव डेंसिटी किसकी पूछी है, आयरन की। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, डेंसिटी ऑफ आयरन भी दी हुई है 7.85 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ आयरन दी हुई है 7.85 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन हमको निकालना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, ऊपर हमने देखा था रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कौन सा दिया है इसमें, आयरन दिया हुआ है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन आएगा उसमें, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या आएगा। अब डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी दी है 7.85 इंटू 10⁻² kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, ओके। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो क्या आएगा ये, इसको डिवाइड करने से 7.85। अब रिलेटिव डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल देखिए अभी। द एरिया ऑफ द टिप ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 mm स्क्वेयर एंड इट्स वेट इज 0.5 न्यूटन। कैलकुलेट द प्रेशर। सेम एग्जाम्पल है, एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन वुडन प्लैंक। कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो स्क्रू पे हमको निकालना है। एरिया दिया हुआ है, वेट ऑफ द स्क्रू भी दिया हुआ है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एरिया। पहले इसमें फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, अभी इसमें जो है वेट डिवाइडेड बाय, वेट पूछा है तो वेट लिखना है हमें वेट डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू, अब कितना दिया है 0.5 न्यूटन जो है उसका ये दिया है एरिया, और सॉरी वेट, और एरिया जो है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके। तो इसको निकाला हमने डिवाइड करके, तो 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, वो आपको करना है। अब चौथा एग्जाम्पल देखो, मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ मेटल इज 10 kg एंड इट्स डायमेंशंस आर लेंथ 50 सेंटीमीटर, ब्रेड 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हाइट भी दी हुई है, लेंथ भी दी है, और उसका ये भी दिया हुआ है, ब्रेड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ द मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द फॉलोइंग सरफेस ऑन द टेबल, अगर ये इस मेटल ब्लॉक को अगर हमने एक टेबल पे रख दिया, तो फाइंड आउट ऑन विच ऑफ द सरफेस, मतलब उसका कौन सा सरफेस एरिया है, ABCD CDEF और BCFG विल द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल बी मैक्सिमम प्रेशर कौन से एरिया पे आ रहा है उस टेबल के, वो हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, वेट ऑफ द ब्लॉक mg में दिया है, वेट ऑफ द ब्लॉक पूरा कितना हुआ, 10 इंटू 9.8 न्यूटन, 98 न्यूटन जो है उसका वेट है पूरे ब्लॉक का। और फॉर द सरफेस ABCD, अगर एक सरफेस हमने लिया ABCD, C और D, मतलब ये अगर एरिया हमने लिया तो उसको पहले कैलकुलेट करना है, हर एक एरिया को हमको कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ द सरफेस मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो एरिया 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कितना आएगा, 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके, प्रेशर का फार्मूला हमको मालूम है, ये जो है जो 0.1 मीटर स्क्वायर आया है, इसको हमको फार्मूले में डालना है अभी। प्रेशर इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एरिया, वेट कितना दिया है 98 न्यूटन, और एरिया कितना आया है अभी 0.1 मीटर स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करने से हमको 980 पास्कल इसका आंसर मिल गया है। ठीक है, वैसे ही अभी दूसरे सरफेस एरिया का निकालना है, CDEF, CDEF मतलब ये ऊपर वाला एरिया, ये समझ में आया आपको, CDEF यहाँ का निकालना, फिर यहाँ का भी निकालना है हमको। ठीक है, तो सेकंड इसका क्या आया है, सेकंड एरिया का जो वेट हमने वैसे ही निकालना है, इसको भी लेंथ इंटू ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड लेना है हमको, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर और ब्रेड दिया है 10 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में अगर हमने कन्वर्ट किया तो कितना आया, ये 0.05 मीटर स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले में डालना है, प्रेशर इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू, अब वेट कितना आया है 9800, और एरिया कितना है 5, तो क्या निकला हमारा 1960 पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सरफेस का निकालना है, सेम है अभी, हाइट इंटू ब्रेड, तो 20 इंटू क्या होगा यहाँ पे 20 इंटू 10, 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में 0.02। ओके, आगे फिर इसको भी फार्मूला में डालना है, प्रेशर इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एरिया, वेट कितना है 98 न्यूटन और एरिया कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर, कितना निकला 4900। अब प्रॉब्लम में हमको क्या पूछा गया है कि कौन से एरिया में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, कौन से एरिया में प्रेशर जो है ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है टेबल के, तो वो हमको बताना है। तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, तीसरे मतलब BCEG जो है, FG जो है, इस एरिया में जो है प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा निकला हुआ है 4900, मैक्सिमम प्रेशर वहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है। हेंस स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लार्जर इज द प्रेशर, यहाँ पे ये लागू हो रहा है। स्मॉलर द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, जितना कम एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है उतना प्रेशर जो है ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, समझ में आया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, अ पीस ऑफ अ मार्बल टाइल्स वेटेड 100 ग्राम इन एयर। अगर एक मार्बल के पीस को अगर हमने एयर में ऐसे पकड़ा तो उसका वेट कितना है 100 ग्राम है। इफ़ इट्स डेंसिटी इज 2.5, अगर उसकी डेंसिटी कितनी है 2.5 ग्राम पर cc डेंसिटी दी हुई है, व्हाट विल बी इट्स वेट इन वाटर। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है।
अब यहाँ फार्मूले में अगर देखा जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट बाय एरिया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स वेट इन वाटर, उसका वेट निकालना है, ठीक है। वेट इन एयर, वेट इन एयर में कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सीसी, वो भी दिया हुआ है। वैल्यूम भी दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 ग्राम वैल्यूम यानी 2.5 ग्राम सीसी हो गया, ठीक है। मतलब उसको डिवाइड करने से हमको कितना मिलेगा, 40 सीसी। ओके, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर देखेंगे, व्हेन द पीस इज डीप इन वाटर, अगर कोई भी पीस को हम वाटर में डीप करते हैं तो वाटर ऑफ अ वैल्यूम इक्वल टू द वैल्यूम ऑफ द पीस, उस वाटर का जो वैल्यूम है, उस वो वैल्यूम इक्वल टू वो जो पीस हम डाल रहे हैं वैल्यूम ऑफ द पीस हो जाता है। सो दैट इज कितना है, ये 100 सीसी दिया निकला है, विल बी डिस्प्लेस। वहाँ पे कितना वैल्यूम क्रिएट हो रहा है, 40 सीसी। ओके, द लॉस इज द in the weight of the piece will be equal to the weight of a displaced weight 40 gram। ओके, वेट, सो देयरफॉर वेट इन वाटर कितना है, इज इक्वल टू 100 ग्राम है, और तो माइनस हो जाएगा, अभी ये -40 हो जाएगा जो हमारा निकला है वैल्यूम ऑफ द पीस। तो इज इक्वल टू कितना हो गया फिर ये 60 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर जो है 100 ग्राम दिया हुआ था, उसको माइनस किया हमने, तो 60 ग्राम हमारा जो है वेट इन वाटर उस पीस का हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंड होता है हमारा लेसन, और इसके एक्सरसाइज जो है वो आपको ही करने हैं, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप हमें पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये जो मेरा वीडियो है पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताना है, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है, और जो बटन होता है रेड वाला उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है आपको। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।